गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें कर रहे हैं। जो फर्स्ट लेसन हमारा चल रहा है उसमें इसका आज नेक्स्ट टॉपिक है मानव के क्रमिक विकास की कहानी में जो आधुनिक मानव है वो कैसे सामने आए। यदि आप इस तालिका पर नज़र डालें जो साइड में दी गई है तो आप देखेंगे कि होमो सैपियंस के अस्तित्व में के बारे में प्राचीन साक्ष्य हमें अफ्रीका से मिले। अफ्रीका के भी भिन्न भिन्न भागों से मिले हैं। इससे ये प्रश्न उठता है कि मानव की उत्पत्ति का केंद्र कहाँ था। क्या यह केंद्र एक ही था अथवा बहुत से थे। आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ, इस प्रश्न पर बहुत वाद हुआ है और इस विषय पर दो मत प्रचलित हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। इनमें से पहला मत है अक्षेत्रीय निरंतरता मॉडल को मानता है, जिसके अनुसार अनेक अक्षेत्रों में अलग अलग मनुष्य की उत्पत्ति हुई, और दूसरा मत है प्रतिस्थापन मॉडल का समर्थन करता है, जिसके मुताबिक मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ। यह तर्क वर्तमान मानव में दिखने वाले लक्षणों की अक्षेत्रीय विविधताओं पर आधारित है कि मनुष्य एक ही स्थान पर पैदा हुआ। अक्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अनुसार भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमो सैपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे धीरे अलग अलग रफ्तार से हुआ, और इसलिए आधुनिक मानव दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में पहली मर्तबा अलग अलग स्वरूप में दिखाई दिया। यहाँ तर्क आज के मनुष्य के लक्षणों की विभिन्नताओं पर आधारित है। इस दृष्टिकोण के समर्थन में बोलने वालों के अनुसार ये उपर्युक्त असमानताएं एक ही क्षेत्र में पहले से रहते आए होमो इरेक्टस और होमो हाइडल बर्गेसिस समुदायों में पाई जाने वाली भिन्नताओं के कारण है। देखो, दो मॉडल ये नए, एक प्रतिस्थापन मॉडल और एक अक्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। मैं इनको आपको समझाती हूँ। जैसे प्रतिस्थापन जो मॉडल होता है उसमें दिया गया है कि मनुष्य ने उत्तरी अफ्रीका जो है उसमें अफ्रीका में जन्म लिया और फिर वहाँ से अलग अलग संसार के हिस्सों में चले गए और मनुष्य का ऐसे विकास होता गया। लेकिन जो अक्षेत्रीय निरंतरता मानते हैं वो कहते हैं कि संसार के अलग अलग हिस्सों में मनुष्य का जन्म हुआ और वहीं के वातावरण के अनुसार वो पले बढ़े, इसलिए अलग अलग मनुष्य का अलग अलग व्यवहार है, अलग रंग रूप है, अलग अलग सबकी दिमागी सोच है, सबके अलग अलग विभिन्नताएं हैं हर प्रकार से। प्रतिस्थापन मॉडल में ये कल्पना की गई है कि मानव के सभी पुराने रूप, चाहे वे कहीं कहीं भी थे, बदल गए और उनका स्थान पूरी तरह आधुनिक मानव ने ले लिया। इस विचारधारा का समर्थन एक साक्ष्य से होता है कि आधुनिक मानव में सर्वत्र शारीरिक और जननिक यानी उत्पत्ति मूलक समरूपता पाई जाती है। ऐसे लोग यह तर्क देते हैं कि इनमें अत्यधिक समानता इसलिए पाई जाती है कि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र यानी अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे और वहीं से अन्य स्थानों को गए। आधुनिक मानव के उन पुराने जीवाश्मों के साक्ष्य भी जो इथोपिया में ओमो स्थान पर मिले हैं प्रतिस्थापन के मॉडल का समर्थन करते हैं। इस विचारधारा के विद्वानों का कहना है कि आज के मनुष्य में जो शारीरिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं उनका कारण उन लोगों का परिस्थितियों के अनुसार हजारों वर्षों की अवधि में अपने आप को ढाल लेना। यानी कि एक तो कह रहे हैं कि उत्तरी अमेरिका में अफ्रीका में पैदा हुए और वहाँ से अलग अलग संसार के हिस्से में चले गए। दूसरा कह रहे हैं कि नहीं, संसार के अलग अलग हिस्से में पैदा होकर वहीं कई सालों तक वो बड़े हुए और इस कारण उनके जो विभिन्नताएं हैं, शारीरिक विभिन्नताएं हैं उनके अंदर। ये देखो, ये दिखा रखा है एक प्रतिस्थापन मॉडल और एक अक्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। आगे है आदिकालीन मानव भोजन प्राप्त करने के तरीके। जो आदिकालीन मानव थे वो अपना भोजन कहाँ से और कैसे प्राप्त करते थे। अब तक हम आदि मानव के अस्थि पिंजर के अवशेषों से संबंधित साक्ष्य पर विचार करते रहे हैं और यह देखते हैं कि महाद्वीपों के आर पार लोगों के आवागमन के इतिहास को पुनर्निर्मित करने के लिए इन अवशेषों का उपयोग किस प्रकार किया गया था। लेकिन इन सब के अलावा मानव जीवन की रोजमर्रा के साधारण पहलुओं पर विचार करना भी उतना ही आवश्यक है। आइए देखें इनका अध्ययन कैसे किया जा सकता है। आदिकालीन मानव कई तरीके से अपना भोजन जुटाते थे। जैसे संग्रहण से, संग्रहण कहते हैं कि भाई कंदमूल वगैरह जंगलों से इकट्ठा कर लेना, फल फ्रूट, उसको संग्रहण कहते हैं। शिकार करके, अपमार्जन द्वारा और मछली पकड़ना। देखो, संग्रहण सब तो मैंने बता दिया आपको कि चीज़ों को इकट्ठा करना होता है, जो पेड़ पौधों पर फल फूल जो मिलते हैं उनको। शिकार करना, किसी भी जानवर को मारना। अपमार्जन होता है कि मान लो किसी जानवर ने कोई बड़ा शिकार किया और वहाँ जो उसने मांस खाया उसके कुछ टुकड़े बच गए,
उसकी सफाई करना, यानी कि उनको उठा के वहां से खा लेना, वो है अपमार्जन, त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करना। संग्रहण की क्रिया में पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों जैसे कि बीज, गुठलियां, बेर, फल एवं कंदमूल इकट्ठा करना शामिल है। संग्रहण के बारे में तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि इस संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य बहुत ही कम मिलता है। हमें हड्डियों के जीवाश्म तो बहुत मिल जाते हैं, पर पौधों के जीवाश्म तो दुर्लभ ही है। पौधों से भोजन जुटाने के बारे में सूचना प्राप्त करने का एक तरीका दुर्घटना या संयोगवश जले हुए पौधों से प्राप्त अवशेषों का अध्ययन है। इस प्रक्रिया में कार्बनीकरण हो जाता है और इस रूप में जैविक पदार्थ लंबे अरसे तक सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन अभी तक पुरातात्विदों को उतने पुराने जमाने के संबंध में कार्बनीकृत बीजों का साक्ष्य नहीं मिले हैं। हाल के वर्षों में शिकार शब्द विद्वानों के लिए चर्चा का विषय बना रहा। अब अधिकाधिक रूप से यह सुझाव दिया जाने लगा कि आदिकालीन होमोनिड अपमार्जन या रसदखोरी के द्वारा उन जानवरों की लाशों से मांस मज्जाखुरच कर निकालने लगे जो जानवर अपने आप मर जाते थे या किन्हीं अन्य हिंसक जानवरों द्वारा उनको मार दिया जाता था। यह भी इतना ही संभव है कि पूर्व होमिनिड छोटे स्तनपायी जानवरों, चूहे, छुछुंदर जैसे कृंतकों, पक्षियों, सरीसृपों, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों को खाते थे। शिकार शायद बाद में शुरू हुआ, लगभग 5 लाख साल पहले। योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर बड़े स्तनपायी जानवरों का शिकार और उनका वध करने का सबसे पुराना स्पष्ट साक्ष्य 2 स्थलों से मिला है। एक तो है दक्षिणी इंग्लैंड में बॉक्स ग्रोव, वहाँ से 5 लाख साल पहले का, और जर्मनी में सोनिंजन, वहाँ से 4 लाख साल पहले का। मछली पकड़ना भी भोजन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका था, जैसे कि अनेक खोज स्थलों से मछली की हड्डियां मिलने से पता चला है कि मछली भी वहां पकड़ी जाती थी। लगभग 35,000 वर्ष पूर्व मानव के योजनाबद्ध तरीके से शिकार करने का साक्ष्य कुछ यूरोपीय खोज स्थलों से मिला है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व मानव ने कुछ ऐसे स्थल जैसे नदी के पास दोलनी, वेस्तोनाइस, चेक गणराज्य के मानचित्र 2 में है, ये यहाँ देख सकते हैं हम, और उसके बाद उसको सोच समझकर शिकार के लिए चुना था। रेंडियर और घोड़ा जैसे स्थान बदलने वाले जानवरों के झुंड पतझड़ और वसंत के मौसम में संभवतः उस नदी के पार जाते थे और तब उनका बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता था। जब नदी पार करते थे वो घोड़े और रेंडियर जो होते थे, तो ऐसे बड़े बड़े जानवरों का पतझड़ और वसंत में जब वो अपना स्थान चेंज करते थे तो नदी के में से गुजरने के दौरान उनका शिकार कर लिया जाता था। इन स्थलों का चुनाव इस बात का द्योतक है कि लोग जानवरों की आवाजाही के बारे में और उन्हें जल्दी से बड़ी संख्या में मारने के तरीकों के बारे में भी जानते थे। क्या खाद्य पदार्थ इकट्ठा करने, मरे हुए जानवरों से मांस निकालने, शिकार करने, मछली पकड़ने में स्त्री पुरुषों की भूमिकाएं भिन्न भिन्न होती थी, अलग अलग होती थी। वस्तुतः इस संबंध में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। आज भी ऐसे ही समाज अनेक ऐसे समाज हैं जो शिकार और संग्रहण के बल पर अपना भरण पोषण करते हैं, यानी कि अपने भोजन इकट्ठा करते हैं। इनमें स्त्री पुरुष भिन्न भिन्न क्रियाकलाप संपन्न करते हैं, लेकिन जैसे कि हम इस अध्याय के प्रवर्तित अनुभागों में देखेंगे कि अतीत के साथ सदैव समांतर तुलनाएं सुझाना संभव नहीं है। सो स्टूडेंट, आज हमने भोजन इकट्ठा करने के तरीके जाने। हमने भोजन किस किस प्रकार इकट्ठा करते थे, वो संग्रहण करके, अपमार्जन द्वारा, या फिर मछली पकड़ना और शिकार करना, इस प्रकार वो अपना भोजन इकट्ठा करते थे। कल हम इसका जो नया पॉइंट है आगे का हमारा, वो है प्रारंभिक मानव पेड़ों से गुफाओं तथा खुले स्थानों का आवास। कल हम इनके आवास के बारे में पढ़ेंगे, आज हमने भोजन के बारे में पढ़ा। सो स्टूडेंट्स, आप अपना रीडिंग का कार्य भी करते रहिए और साथ साथ नोट्स तैयार करते रहिए। अगर साथ साथ रिवाइज करोगे तो आपकी तैयारी अच्छी होती चलेगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।